हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इससे पहले हमने यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बारे में और उसके क्या क्या रीजंस थे डिसइंटीग्रेशन के उसके बारे में, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जाना था। इस चैप्टर में आगे हम बढ़ते हैं। तो कंटेंट्स ऑफ दिस सेशन, मेन पॉइंट्स वी विल कवर इन दिस सेशन आर टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स, कि जो पूर्व सोवियत संघ था उसमें तनाव और संघर्ष की स्थितियां कैसे पैदा हुई थी। फ्लैशबैक इंडिया एंड यूएसएसआर, हम इंडिया और यूएसएसआर का संबंध फ्लैशबैक में पढ़ेंगे, मतलब पहले कैसे संबंध थे उनके, उसके बारे में। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़, और बाद में इंडिया और जो पूर्व सोवियत कंट्रीज़ थी उनके रिलेशंस कैसे थी उनके बारे में पढ़ेंगे। टाइमलाइन ऑफ सोवियत डिसइंटीग्रेशन, और सबसे अंत में ये सोवियत डिसइंटीग्रेशन हुआ किस प्रकार से हुआ, एक बार टाइमलाइन में देखेंगे। सबसे पहले टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, तनाव और संघर्ष की स्थितियाँ। तो देयर वर टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स एंड मैनी हैव हैड सिविल वार्स एंड इंसर्जेंसीज। मतलब कि जो सोवियत संघ था उसमें जो सोवियत संघ से आज़ाद हो रहे थे या जो गणराज्य बन रहे थे, तो उनमें कई तरह की तनाव और संघर्ष की स्थितियाँ पैदा हो रही थी, और उसके लिए उनको कई गृह युद्ध और जो बगावत की स्थितियाँ हैं उनका सामना उनको करना पड़ रहा था। तो टू रिपब्लिक्स चेचन्या एंड डेगेस्टन हैव हैड वॉयलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स। अब हमारे सामने आता है कि रसिया, जो चेचन्या एंड डेगेस्टन हैव हैड वॉयलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट। अब हमें लगता है कि जो रसिया है उसके दो गणराज्य, एक चेचन्या और डेगेस्टन, उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा हिंसक और जो अलगाववादी आंदोलन शुरू हो जाता है, कि दोनों में इस तरह की गतिविधियाँ होती है कि कौन सा रिपब्लिक बनेगा या नहीं बनेगा, और इसमें काफ़ी लोग उसमें मारे जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि तजाकिस्तान विटनेस्ड ए सिविल वार दैट वेंट ऑन फॉर 10 ईयर्स टिल 2000 ईयर और 2001। तो तजाकिस्तान में भी गृह युद्ध चलता है, बहुत लंबा गृह युद्ध चलता है, और वो कितने साल तक, 10 साल तक चलता है, मतलब 2001 तक वहाँ पर गृह युद्ध की स्थितियाँ बनी हुई रहती है। सेंट्रल एशिया हैज़ ऑल्सो बिकम ए जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। अब हमें पता है कि जो सेंट्रल एशिया था वो क्या, वहाँ पर ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, तो वो उस पर सभी अपना अधिकार जमाना चाहते थे। तो उसमें जो आउटसाइड, जो बाहरी ताकतें थी और जो वहाँ की ऑयल कंपनीज, उन दोनों के बीच में कंपटीशन छिड़ गया था। तो जो पास में जो उनकी जो आउटसाइडर पावर्स कौन कौन सी थी, जैसे चाइना है, रसिया है, अफ़गानिस्तान है, और जो पश्चिमी एशिया के जो देश है वो सब, उन सबको लगता है कि अब तजाकिस्तान के साथ में या जो सेंट्रल एशिया है उनके साथ में हमें संबंध बनाने चाहिए, और चाइना उस पर अपना एकाधिकार संभालना चाहता है, और जो वहाँ की ऑयल कंपनीज है वो उनके साथ में कंपटीशन करती है। तो इनके बीच में भी युद्ध जैसी स्थितियाँ चलती रहती है। इन ईस्टर्न यूरोप Czechoslovakia split peacefully into two with the Czechs and the Slovaks forming independent country। अब हमारे सामने आता है कि जो चेकोस्लोवाकिया, जो एक बड़ा गणराज्य था, वो पीसफुली दो गणराज्यों में बट जाता है, द चेक्स एंड द स्लोवाक्स। In 1991, Yugoslavia broke apart with several provinces like क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। अब 1991 में यूगोस्लाविया में बहुत ज़्यादा गृह युद्ध की स्थितियाँ होती है, क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट्स में बट जाता है, जैसे वो बहुत सारे प्रोविंसेस में बट जाता है। तो क्रोएशिया अलग बन जाता है, स्लोवेनिया अलग बन जाता है, बोस्निया अलग बन जाता है, हर्जेगोविना अलग बन जाता है, तो बहुत सारी कंट्रीज उसमें से। तो अब जो यूगोस्लाविया, जो नाम कंट्री का जो फाउंडर था, अब वो एक कंट्री नहीं रहकर बहुत सारी कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया और यूएसएसआर के फ्लैशबैक रिलेशंस कैसे थे, कि पहले हमें जो पूर्व सोवियत संघ था उसके रिलेशंस जानने से पहले उनके जो फ्लैशबैक रिलेशंस थे साम्यवादी देशों के साथ में, वो देखना बहुत ज़रूरी है कि यूएसएसआर के साथ में भारत के रिलेशंस कैसे थे।
सबसे पहले ड्यूरिंग द कोल्ड वार एरा इंडिया एंड द यूएसएसआर enjoyed a special relationship which led critics to say that India was part of the Soviet camp। होता क्या है कि जब हम देखते हैं यूएस और यूएसएसआर दो पावर्स थी, लेकिन इंडिया ने किसी भी पावर को ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक फाउंडर कंट्री थी। लेकिन फिर भी उसके जो यूएसएसआर के साथ में एक स्पेशल रिलेशन, स्पेशल बॉन्डिंग रहती है, जो जिसकी आलोचना भी कई देश करते हैं और उनको लगता है कि इंडिया है वो सोवियत कैंप से ज़्यादा संबंध रखता है। इट वाज ए मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप। ये जो भारत और यूएसएसआर का संबंध था वो बहुआयामी तरीके से था, बहुआयामी संबंध थे। तो इनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है इकोनॉमिक। The Soviet Union assisted India's public sector companies at a time when such assistance was difficult to get। जो सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे वक्त में मदद की जो मदद उसके लिए पाना असंभव था या फिर मुश्किल था। It gave aid and technical assistance for steel plants like Bhilai, Bokaro, Visakhapatnam and machinery plants like Bharat Heavy Electricals Limited etc। अब जो सोवियत संघ था उसने भारत की तकनीकी और आर्थिक जो मदद की थी, जो इन प्लांट्स को इस्टेब्लिश करने में, असिस्टेंट करने में। कौन कौन से प्लांट्स थे? तो भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम, भेल, ये सब इसमें आते हैं। द सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जब भारत में जब विदेश मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम बनाकर भारत के साथ में व्यापार भी किया था। अब हम आगे चलते हैं पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल, द सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडियाज़ पोजीशन ऑन द कश्मीर इशू इन द यूएन। अब जब भी यूएन में कश्मीर मुद्दा उठता है तो सोवियत संघ भारत का तब से ही समर्थन कर रहा है। इट ऑल्सो सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग इट्स मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स स्पेशली ड्यूरिंग द वार विथ पाकिस्तान इन 1971। तो सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के दिनों में भी, खासकर जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब उसने बहुत सारी इंडिया की हेल्प की थी। तो इंडिया टू सपोर्टेड सोवियत फॉरेन पॉलिसी इन सम क्रूशियल बट इनडायरेक्ट वेज। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति की अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से उसका समर्थन किया है। मिलिट्री, अब हम सैन्य देखते हैं कि उनकी सैन्य एस्पेक्ट क्या था या मिलिट्री एस्पेक्ट क्या था। इंडिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम द सोवियत यूनियन एट ए टाइम व्हेन फ्यू अदर कंट्रीज वर विलिंग टू पार्ट विथ मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। तो भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक सामान दिए या वेपन्स दिए जब शायद ही कोई देश अपनी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी वो भारत को देने के लिए तैयार था। मतलब उस टाइम हेल्प की थी जब कोई भी अपनी जो मिलिट्री जो वेपन्स थे उनको शेयर किसी के साथ, उसकी टेक्नोलॉजी किसी भारत के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। उस टाइम जो सोवियत संघ था उसने भारत की हेल्प की थी। द सोवियत यूनियन एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स अलाउइंग इनटू टू जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट। और सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए हैं जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। कल्चर, अब हम कल्चर में चलते तो हिंदी फिल्म्स एंड इंडियन कल्चर वर पॉपुलर इन द सोवियत यूनियन। तो हिंदी फिल्मों और जो भारत की संस्कृति है वो सोवियत यूनियन में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट विजिटेड द यूएसएसआर। और बहुत सारे जो इंडियन राइटर्स है या फिर जो कलाकार है उन्होंने उस टाइम सोवियत संघ की यात्राएँ भी की। अब हमें आता है कि जब राज कपूर से लेकर अमिताभ तक की जो फिल्में हैं वो वहाँ पर प्रदर्शित भी होती है और वो कलाकार वहाँ पर जाके भी आते हैं ताकि लोगों से वो मिल सके, उनको वो समझ सके। अब हम देखते हैं इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। अब हम पहले फ्लैशबैक देख लिया कि इंडिया और यूएसएसआर के संबंध कैसे थे। अब हम जानेंगे जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ नहीं रही थी, बाद में अलग अलग गणराज्य बन गई थी, उन कंट्रीज़ के साथ में भारत का कैसा संबंध था। तो भारत और पूर्व साम्यवादी देशों के साथ में संबंध। इंडिया हैज़ मेंटेन्ड गुड रिलेशन विथ ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया ने सबके साथ में, जो भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थे उसके साथ में अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर रखा है।
बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस आर स्टिल दोज बिटवीन रसिया एंड इंडिया। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन अब भी हमारे सामने इंडिया और रशिया का आता है। Indo-Russian are an important aspect of India's foreign policy. Both the countries share a vision of multipolar world order. अब क्या था कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी में ये जो इंडियन रशियन रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक विजन तैयार किया है जिसका नाम इन्होंने दिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर मतलब बहुध्रुव देशों की स्थापना। इन्होंने कहा है कि हम इतने सारे देश मिलकर एक ऐसा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे जिस तरह से यूएनओ में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कई देशों को मिलकर बना है। इसी तरह हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो देशों की हर प्रकार से उनकी हेल्प करेंगे। चाहे वो जैसे किसी देश में युद्ध होता है तो एक उसके लिए युद्ध के लिए तैयार रहेंगे, या फिर किसी की इकोनॉमी डाउन हो जाती है तो सब मिलकर उसकी इकोनॉमी को ऊपर उठाएंगे। तो वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड तैयार करेंगे। India stands to benefit from its relationship with Russia on issues like Kashmir, energy supplies, sharing information on international terrorism, access to Central Asia and balancing its relation with China। अब इन हर तरह से जो रशिया है वो इंडिया को सपोर्ट करता है या फिर उनके लिए लाभदायी है। जैसे चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो एनर्जी सप्लाईज़ का हो, या फिर जो भी इंटरनेशनल टेररिज्म को देखने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन देना हो, या फिर जो इंडिया का सेंट्रल एशिया तक की पहुंच बढ़ानी हो, और उसके इंडिया और चाइना के रिलेशंस को बैलेंस करना हो। हर तरीके से जो रशिया है वो इंडिया की हेल्प करता है या उसके लिए खड़ा रहता है। रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट्स फॉर रशिया। अब रशिया को भी पता है ये इस तरह से उसकी हेल्प करता है, क्यों संबंध बढ़ाता है, क्योंकि इंडिया जो है भारत उसका सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है, कि भारत सबसे ज़्यादा उससे वेपन्स खरीदता है और उसके लिए एक बड़ा मार्केट उभरता है। इसलिए इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है। रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स। अब इंडिया और रशिया ने बहुत सारे समझौतों पर साइन भी किया है कि हम वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं उनमें साथ मिलकर काम करेंगे। रशिया इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स एंड असिस्टेड India's space industries by giving, for example, the cryogenic rocket when India needed it। रशिया ने बहुत सारे न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स एक साथ मिलकर बनाए हैं, और उनकी जो भारत की जो स्पेस इंडस्ट्री है, जो अंतरिक्ष उद्योग है, उसमें भी उसने बहुत सारी हेल्प की है। लाइक एक एग्जांपल देखते हैं कि जो सबसे महंगा क्रायोजेनिक रॉकेट है वो भी भारत को जब ज़रूरत थी तब रशिया ने उसको दिया। इस तरह से हमारे सामने इंडिया और रशिया के जो रिलेशनशिप है बहुत महत्वपूर्ण विदेश नीति में सामने आते हैं। अब हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया एंडो बायपोलरिटी, तो एक बार फिर से हम टाइमलाइन में देख लेते हैं कि किस प्रकार से सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो टाइमलाइन ऑफ सोवियत डिसइंटीग्रेशन, किस प्रकार सोवियत डिसइंटीग्रेशन हुआ एक बार देखते हैं। सोवियत डिसइंटीग्रेशन 1985 मार्च, मिखाइल गार्बाचोव इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। अब ये जो मिखाइल गार्बाचोव है जो जनरल सेक्रेटरी बनकर आता है कम्युनिस्ट पार्टी का, कब? 1985 में। बोरिस येल्सिन एज द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को, और जो बोरिस येल्सिन जो नेशनल हीरो था वो कम्युनिस्ट पार्टी का हेड बनाया जाता है। इनिशिएट्स ए सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स इन द सोवियत यूनियन। अब जो सोवियत यूनियन में रिफॉर्म की जो सीरीज है वो कब से शुरू हो जाती है? 1985 में, जब मिखाइल गार्बाचोव आते हैं और दो पॉलिसीज़ लाते हैं। कौन कौन सी? ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका। 1988 इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगिंस इन लिथुआनिया, लेटर स्प्रेड टू एस्टोनिया एंड लातविया। ये जो लिथुआनिया कहाँ था? ईस्ट यूरोप कंट्री थी। यहाँ से स्वतंत्रता के जो आंदोलन है वो शुरू हो जाते हैं और कहाँ तक फैलते हैं? एस्टोनिया से लेकर लातविया तक। 1989 अक्टूबर, सोवियत यूनियन डिक्लेयर द वार्सो पैक्ट, मेंबर्स आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर, बर्लिन वॉल फॉल्स इन नवंबर। अब सोवियत यूनियन डिक्लेयर कर देता है कि जो वार्सो पैक्ट बनाया गया था सोवियत यूनियन ने कि सब उसके साथ रहेंगे, अब वो जो वार्सो पैक्ट के मेंबर थे वो फ्री है अपने खुद का फ्यूचर चुनने के लिए, अपनी खुद की डेमोक्रेसी बनाने के लिए। और इसी साल 89 में बर्लिन वॉल नवंबर में गिरा दी जाती है। 1990
February, Gorbachev strips the Soviet Communist Party of its 72-year-long monopoly on power by calling on the Soviet Parliament Duma to permit multi-party politics। अब क्या होता है कि जो गार्बेचेव परमिशन दे देते हैं कि जो सोवियत पार्लियामेंट है, उसको क्या नाम से जाना जाता है, ड्यूमा, उसमें मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स होगी, मतलब बहुदलीय जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसको अपनाया जाएगा। क्योंकि पहले क्या था, एक दल था, कम्युनिस्ट पार्टी था, तो उसको तोड़कर वहाँ पर किसकी परमिशन मिल जाती है, बहुदलीय पार्टी की परमिशन मिल जाती है। 1990 March, Lithuania becomes the first of 15 Soviet republics to declare its independence। अब 1990 में लिथुआनिया पहला ऐसा सोवियत रिपब्लिक होता है जो अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देता है। 1990 जून, रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन। अब जो रशियन पार्लियामेंट है वो भी क्या कर देती है, सोवियत यूनियन से बाहर आके इंडिपेंडेंस घोषित कर देती है। 1991 जून, येल्त्सिन नो लॉन्गर इन द कम्युनिस्ट पार्टी बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ रसिया। अभी जो येल्त्सिन था, जो कम्युनिस्ट पार्टी का हेड बनाया गया था, वो कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, रसिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। 1991 अगस्त, द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर स्टेज ऑन अबॉर्टिव कूप अगेंस्ट गार्बेचेव। हमने देखा था कि 1990 अगस्त में क्या करते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स थे वो जो गार्बेचेव के अगेंस्ट में एक असफल कूप या फिर हम इसको बोलते हैं तख्ता पलट की संरचना करते हैं। 1991 सितंबर, 3 बाल्टिक रिपब्लिक ऑफ स्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया बिकम UN मेंबर। अब जो 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स थे, स्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये UN के मेंबर बन जाते हैं और बाद में वो नाटो भी ज्वाइन कर लेते हैं। 1991 दिसंबर, रसिया, बेलारूस एंड यूक्रेन डिसाइड टू एनवल द 1922 ट्रीटी ऑन द क्रिएशन ऑफ द USSR एंड इस्टेब्लिश द कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब जो रसिया, बेलारूस, यूक्रेन ये डिसाइड करते हैं कि जो 1922 में जो एक संधि हुई थी USSR को बनाने के लिए, वो तोड़कर एक नया संगठन बनाते हैं जिसको नाम देते हैं कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS। अर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान ज्वाइन द CIS। और बाद में लेटर ये भी जो कंट्रीज है ये भी बाद में CIS को ज्वाइन कर लेते हैं। रसिया टेक्स ओवर द USSR सीट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। हमने पहले भी पढ़ा था कि रसिया ने जो यूनाइटेड नेशंस की जो सीट है, UN की जो सीट थी, स्थायी सीट, वो जो USSR को मिली हुई थी वो अब वो ग्रहण कर लेते हैं। 1991 दिसंबर 25, गार्बेचेव रिजाइन एज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ द सोवियत यूनियन। गार्बेचेव रिजाइन कर देते हैं सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट पद से और यहाँ पर हमारा जो सोवियत यूनियन है उसका विघटन हो जाता है। आज हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेरीज या फिर कोई भी इसमें डाउट्स वगैरह हो तो आप नीचे के बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।